अध्याय 153 खिंचाव योजना। क्या हर कोई ऊपर जा सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? लाइन में लगने की जरूरत नहीं। 2 घंटे? क्या तुम सच कह रहे हो? राघव के शब्द भीड़ में एक बम फटने जैसे थे। जैसे ही उसने बात की, अफरा तफरी मच गई और सभी की आंखें उस पर उत्सुकता से टिक गईं। पहली बार उनके थके हारे चेहरों पर आशा की एक किरण जगी। राणा ने राघव को देखते हुए हल्की सी त्योरी चढ़ाई। तुम्हारी क्या योजना है? खुलकर बताओ। कैप्टन राघव, 2 घंटे? क्या इसका मतलब है कि हमें सिस्टम को अधिलेखित ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है? माइक ने पूछा, उसकी आवाज में घबराहट और उम्मीद का मिश्रण था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी अंतरात्मा ने कहा कि शायद राघव के पास इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। राघव ने जरा भी संकोच नहीं किया। अगर हम सिस्टम को अधिलेखित करते हैं तो भी बिजली की आपूर्ति एंटी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक त्वरण सिस्टम तक ही सीमित रहेगी। अगर हम चढ़ने वाली लिफ्ट क्लाइंबिंग एलिवेटर को ऊर्जा देते हैं तो भी अगर वह चलती है तो पर्याप्त लोगों को नहीं ले जा पाएगी। ये पहले से भी धीमी हो सकती है। इसका मतलब है कि इसमें 5 घंटे से कहीं ज़्यादा समय लगेगा और हमारी सुरक्षा कमज़ोर हो जाएगी। हर सेकंड दानव बढ़ रहे हैं। इस दर पर हम कभी भी सभी को समय पर बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये सच है। माइक ने सिर हिलाया। चढ़ने वाली लिफ्ट सबसे ज़्यादा बिजली खपत करती है। आखिरकार राघव ने उसे बीच में रोका। एक और समस्या है। हम जितने ज़्यादा लोगों को बाहर निकालेंगे, मोर्चे पर डटे रहने के लिए उतने ही कम लोग बचेंगे। अगर हवाई अड्डे की सुरक्षा ढह जाती है तो कोई भी बच नहीं पाएगा। सबसे अच्छा उपाय, हम सब एक साथ निकलें। राघव ने एक बात जोर से नहीं कही, व्यवस्था और नियंत्रण। अगर अग्रिम पंक्ति ढह गई तो कतार में इंतजार कर रहे बचे हुए लोगों का सबसे पहले कत्ल होगा। अराजकता तेजी से फैलेगी और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। रुको, यहाँ दर्जनों वाहन हैं, 10,000 से ज्यादा लोग। बिजली की कमी के बावजूद हम सब एक साथ कैसे निकल सकते हैं? डैनियल ने भ्रमित होकर पूछा। तरीका सरल है। राघव ने अपना हाथ उठाया। एक हल्की सी चमक दिखी और चढ़ने वाली लिफ्ट का एक छोटा धातु का मॉडल उसकी हथेली में आ गया। उस पर 4 नकली धातु की ट्रेनें अंतरिक्ष बंदरगाह पर वर्तमान में खड़ी 4 ट्रेनों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। उसने टैमनी और डैनियल की ओर देखा और तेजी से बोला, लॉन्गशान -1 और आयरन गार्ड बटालियन की ट्रेनें दोनों अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी इंटरकॉन्टिनेंटल क्लास की लोकोमोटिव हैं। उनके इंजन $1,50,000 किलोवाट से अधिक के हैं। सिल्वर स्टार, एक इटर्नल श्रेणी की ट्रेन के रूप में कम से कम $2,00,000 किलोवाट की परिचालन शक्ति है। क्या ये सही है? $220,000 किलोवाट, टैमनी ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में गर्व की झलक थी। राघव ने सिर हिलाया। मेरी इन्फिनिट ट्रेन $1,00,000 किलोवाट से अधिक की है। इसका मतलब है कि चारों ट्रेनों को मिलाकर $6,00,000 किलोवाट से ज़्यादा की शक्ति है। चूंकि हम सभी ऑर्बिटल रेल की ओर बढ़ रहे हैं, मेरा मानना है कि इन सभी ट्रेनों में होराइजन क्लैंप सिस्टम हैं, जो ऐसी स्थितियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जहां चढ़ने वाले मार्ग क्लाइंबिंग पैसेज पर चढ़ते समय या ओशियनिक रेल में प्रवेश करते समय कोई बाहरी खिंचाव नहीं होता है। अगर हम सभी वाहनों को चढ़ने वाले खिंचाव उपकरणों पर लोड करते हैं और यांत्रिक चरखी मैकेनिकल विंच का उपयोग करते हैं, तो हम चारों ट्रेनों को स्टील केबलों से एक साथ जोड़ सकते हैं। हमें चढ़ने वाली लिफ्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम खुद $2,000 से अधिक वाहनों को सीधे हाई एल्टीट्यूड कॉरिडोर तक खींच सकते हैं। पूरे अंतरिक्ष बंदरगाह पर सन्नाटा छा गया। सभी के भाव भ्रम से घोर सदमे में बदल गए। ट्रेनों का उपयोग करके $4,800 मीटर ऊंचे हवाई गलियारे पर हजारों कारों को खींचना, यह पागलपन लग रहा था। रशिका ने राघव को घूर कर देखा, फिर माइक की ओर मुड़ी, जिसका चेहरा भी उतना ही हैरान था। इंजीनियर माइक, क्या ये संभव भी है? माइक का मुंह कई बार खुला और बंद हुआ। उसकी आंखें झपकी क्योंकि उसके दिमाग में गणनाएं भर गईं। यह उसने तुरंत अपना कंप्यूटर निकाला। तेजी से सिमुलेशन चला रहा था। चढ़ने वाला मार्ग $7,250 मीटर लंबा है, जिसमें $90% ढलान है। एक ऊर्ध्वाधर चढ़ाई $4,806 मीटर की है। वर्तमान कतार में $2,696 वाहन हैं, जिसमें ट्रकों को शामिल करने पर कुल वजन $10,000 टन माना गया है। अगर ट्रेनें $100 किलोमीटर प्रति घंटा तक गति पकड़ती हैं, होराइजन क्लैंप्स और यांत्रिक कर्षण मैकेनिकल ट्रैक्शन के साथ 3 चरण त्वरण ट्रैक का उपयोग करके, हमें $4,08,000 किलोवाट की अधिकतम कर्षण शक्ति की आवश्यकता होगी। सिद्धांत रूप में ये काम करता है। ये और भी तेज हो सकता है, लेकिन स्टील केबल। उसके बाद पूरी करने से पहले राघव के हाथ में एक चमक दिखाई दी।
$10 सेंटीमीटर मोटी एक उच्च कार्बन मिश्र धातु स्टील केबल जमीन पर गिरी, जिससे एक गहरी धातु की आवाज आई। राघव ने गहरी सांस ली। ट्रेनों को केवल कर्षण प्रणाली से जुड़ने की जरूरत है। एक बार जब हम हाई एल्टीट्यूड कॉरिडोर पर पहुंच जाते हैं तो वाहन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक त्वरण ट्रैक पर स्थानांतरित हो सकते हैं, जबकि ट्रेनें रेल त्वरण का उपयोग करेंगी, जिससे मार्ग के अंदर भीड़भाड़ से बचा जा सकेगा। अरे बाप रे, तुमने सच में ये सोचा? डैनियल की आंखें चौड़ी हो गईं। सिल्वर स्टार के इंजीनियर पहले से ही गहन गणनाएं कर रहे थे और परिणाम माइक के निष्कर्षों से मेल खाते थे। राणा ने बड़बड़ाती भीड़ को स्कैन किया और फिर राघव पर अपनी निगाहें टिकाईं। उनका भाव स्पष्ट था। ये बहुत जोखिम भरा है। ये केवल सैद्धांतिक है। टैमनी की आवाज़ ठंडी और तर्कसंगत थी। पहला, वाहनों का वजन अनुमानित है। यहाँ कई भारी ट्रक और संशोधित वाहन हैं। दूसरा, तुमने केवल तात्कालिक बिजली की मांगों की गणना की है, लेकिन इतने चरम भार के तहत होराइजन क्लैंप्स और यांत्रिक कर्षण का कभी भी तनाव परीक्षण नहीं किया गया है। अगर होराइजन क्लैंप्स विफल हो जाते हैं तो हम न केवल कारें खो देंगे, हम अपनी ट्रेनें भी खो देंगे। बिल्कुल, मिंटू ने साफ मना कर दिया। ये पूरी योजना केवल बचे हुए लोगों को लाभ पहुंचाती है, ये हमें भारी जोखिम में डालती है। सिल्वर स्टार $3219 लोगों को ले जा रही है। हमें उनके जीवन के साथ जुआ क्यों खेलना चाहिए? उसकी आवाज़ गहरी हो गई। ईमानदारी से कहूं तो अगर अन्य रास्ते खुले होते तो हम पहले ही निकल चुके होते। हम पहले ही बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं। सबसे बुरी स्थिति में। मिंटू, टैमनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। गहन सन्नाटा छा गया। राणा रशिका की ओर मुड़े। कमांडर रशिका, तुम्हारा क्या आकलन है? रशिका हिचकिचाई, उसका भाव जटिल था। जोखिम है, लेकिन इस योजना में सफलता की सबसे अधिक संभावना है। हम असहमत हैं। ये योजना हमारे लिए केवल जोखिम बढ़ाती है। मिंटू ने विरोध किया। भले ही इसमें 2 घंटे लगें, अगर हर कोई वाहनों को लोड करता है तो सुरक्षा कौन संभालेगा? अगर हवाई अड्डा गिरता है तो ये योजना हम सभी को मार डालेगी। सिल्वर स्टार को बस कुछ 100 बचे हुए लोगों को लेकर निकल जाना चाहिए। ये हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित है। उसका तर्क गलत नहीं था। $3000 से अधिक लोगों के साथ अकेले भागना उनकी सुरक्षा की गारंटी देता। धमाका, एक गड़गड़ाहट वाले विस्फोट ने आसमान को हिला दिया। सब ने ऊपर देखा। फेडरेशन का विशाल हवाई परिवहन जहाज अभी अभी ऊपर चढ़ा था, लेकिन हवा के बीच में ही नष्ट हो गया। एक विशाल आग का गोला आसमान में छा गया, जबकि छोटे विमान गिरते पत्तों की तरह नीचे आ गिरे। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप किस पर गोली चला रही है? ऊपर कुछ है। बिजली कड़की, जिससे ऊपर के तूफानी बादल क्षण भर के लिए प्रकाशित हो गए। एक विशाल गोलाकार गहरा काला साया प्रकट हुआ। उसकी घंटी जैसी संरचना उनके ऊपर मंडरा रही थी, एक पहाड़ की तरह उठती हुई। एक एटमॉस्फेरिक मीका। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। हे भगवान, वह दानव, ये ठीक हमारे ऊपर है। धमाका धमाका, 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल तोपों ने ऊपर की ओर घूमी और सीधे आसमान में फायर किया। रशिका का चेहरा पीला पड़ गया। धिक्कार है, अगर हमने उस चीज को दूर नहीं भगाया तो वह हाई एल्टीट्यूड कॉरिडोर को पूरा निगल जाएगी। राणा की निगाहें तेज हो गईं। वह टैमनी और मिंटू की ओर मुड़े। हम राघव की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मिंटू का चेहरा तंग हो गया, उसकी आवाज में बेचैनी भर गई। रूबल, राणा की आवाज जोरदार और आदेशात्मक थी। जी सर। आयरन गार्ड बटालियन के उप कमांडर रूबल तुरंत आगे बढ़े। पहली और दूसरी बटालियनें जोन ए को संभालो। चौथी और छठी बटालियनें बख्तरबंद पैदल सेना कंपनी के साथ जोन बी को सुदृढ़ करो। 7वीं बटालियन की टैंक यूनिट जोन सी को सुरक्षित करो। 5वीं और 9वीं बटालियनें जोन डी में रसद का समर्थन करो। 8वीं बटालियन और टोही इकाई मेरे साथ जोन ई में रहो। सभी हवाई इकाइयां आसमान में जाओ और उस चीज को अंतरिक्ष बंदरगाह के मोर्चे की ओर लुभाओ। चढ़ने वाली लिफ्ट और हाई एल्टीट्यूड कॉरिडोर की रक्षा करो। जी सर, रूबल ने तुरंत जवाब दिया। पूरी बटालियन हरकत में आ गई। सैनिक तेजी से अपनी स्थिति पर पहुंचे। धातु पर बूटों की भारी आवाज अंतरिक्ष बंदरगाह में गूंज उठी। माहौल गंभीर फिर भी दृढ़ हो गया। यह उनकी आखिरी लड़ाई थी। राणा ने दूसरी बार इकट्ठी हुई ताकतों पर अपनी निगाह डाली और फिर दूसरे कमांडरों से आंखें मिलाईं। आयरन गार्ड बटालियन 2 घंटे तक मोर्चा संभालेगी। क्या किसी और को कोई आपत्ति है? सन्नाटा। मिंटू का चेहरा काला पड़ गया, उसके हाथ मुट्ठी में कस गए। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। टैमनी निर्णायक रूप से आगे बढ़ी। कोई आपत्ति नहीं, हम तुरंत तैयारी शुरू कर देंगे। कोई आपत्ति नहीं, डैनियल ने दोहराया। एटमॉस्फेरिक मीका ऊपर मंडरा रहा था, उसकी राक्षसी छाया अंतरिक्ष बंदरगाह को निगल रही थी।
हवा में डर और बेचैनी भरी थी, लेकिन राणा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, वे बचे हुए लोगों को एक मौका देने के लिए लड़ेंगे। ऋषिका, राणा आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई के नेता की ओर मुड़े। अपने कर्मियों और घायलों को आयरन गार्ड की अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी की ट्रेन पर निकालो। हम सबसे अंत में पीछे हटेंगे। ऋषिका का चेहरा कठोर हो गया और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गई कमांडर, पीछे से एक आवाज आई। कौशिक, अंतरिक्ष बंदरगाह सुरक्षा रेजिमेंट के कई दर्जन सदस्यों के साथ आगे बढ़े। कमांडर राणा, हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं। राणा ने उनकी ओर देखा। उनका भाव बदल गया, थोड़ा हैरान फिर भी मंजूरी भरा। यह उचित होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह परिधि की सुरक्षा की ओर बढ़े। रूबल और कौशिक उनके ठीक पीछे चल रहे थे। पल भर में पूरी आयरन गार्ड बटालियन और सुरक्षा रेजिमेंट जुट गई। अंतरिक्ष बंदरगाह एक किलेबंद युद्ध क्षेत्र में बदल गया। हर सैनिक आने वाले तूफान का सामना करने के लिए कमर कस रहा था। ऋषिका राघव की ओर मुड़ी, उसका भाव गंभीर था। कैप्टन राघव, मैं वाहन समन्वय संभालूंगी। कर्षण प्रणाली, वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। राघव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। समय बर्बाद नहीं करना है। चलो चलें। अध्याय 154, आपातकालीन तैनाती। आसमान में वह भयानक परछाई एक पहाड़ की तरह मंडरा रही थी। बिजली की क्षणिक चमक ने उसके विशाल सिलहूट को उजागर कर दिया, जिससे सभी बचे हुए लोगों के दिलों में दम घोंटने वाले दबाव की एक ओवरवेलमिंग भावना फैल गई। हे भगवान, वह राक्षस क्या है? ये डरावना है। हम क्या करें? देखो, ट्रेनें चढ़ने वाली लिफ्ट के भीतरी पोर्ट में जा रही हैं। मैदान में मौजूद बचे हुए लोग, जो पहले घबराए हुए थे, आपातकालीन टीम की योजना जानने के बाद सदमे में फुसफुसाहटों के एक उन्माद में फूट पड़े। जैसे ही फेडरेशन का खोजी हवाई जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया, अंतरिक्ष बंदरगाह के एंटी एयर डिफेंस ने अपना लक्ष्य फिर से समायोजित किया और ऊपर की भयानक सत्ता पर ध्यान केंद्रित किया। धमाका। आयरन गार्ड बटालियन के शेष 3 वॉरहॉक श्रेणी के हवाई गनशिप और कई लाइटनिंग 2 एरोस्पेस लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरे, बादलों में छिपे उस विशालकाय प्राणी की ओर बढ़े। वॉरहॉक 0203, ध्यान दें, लंबे समय तक लड़ाई में शामिल न हों। लक्ष्य का ध्यान अंतरिक्ष बंदरगाह के सामने की ओर खींचें। वॉरहॉक 02 प्राप्त हुआ। वॉरहॉक 03 प्राप्त हुआ। हिस। हवाई गनशिप के मिसाइल बे दरवाजे धीरे धीरे खुले, कई बड़ी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लॉन्च हुईं। उसी समय गनशिप के सामने लगे I-17 मल्टीलीफ प्लाज्मा तोपें कड़कड़ाती हुई विद्युत ऊर्जा से चार्ज होने लगीं। धमाका धमाका। 2 शानदार प्लाज्मा विस्फोट आसमान में लकीरें खींचते हुए बादलों के भीतर फट गए। चमक ने एक विशाल जेलीफिश जैसी घंटी की रूपरेखा को प्रकाशित किया, जो स्पंदित हो रही थी और धीरे धीरे लहरदार थी। अंतरिक्ष बंदरगाह के केंद्र में, जोनी में, जहां मुख्य अक्ष सिंगूर शहर की ओर था, राणा ने अपनी सेनाओं को स्थिति में पहुंचाया। ऊंचे रेलवे के नीचे और मीलों तक फैले चौड़े बुलेवार्ड के साथ ज़ॉम्बीज़ की एक अंतहीन लहर उमड़ रही थी। उनके बीच विकृत कीड़े और भयानक मानवाकार प्राणी झुंड में दौड़ रहे थे। हर बार 1130 CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम के ठंडा होने पर यह एक और विनाशकारी धातुई तूफान छोड़ता, भ्रष्ट प्राणियों की लहरों को नष्ट कर देता। रूबल, उन आयरन गार्ड 3 और डिस्ट्रॉयर मेक्स को जोन A, C और यहां तैनात करो। भले ही वे अभी भी रखरखाव के अधीन हो, उन्हें चालू करो। जब तक हथियार फायर कर सकते हैं, वे किलेबंदी का काम करेंगे। चाहे कुछ भी हो, 2 घंटे तक मोर्चा संभालो, भले ही हम आखिरी आदमी तक मर जाएं। जी सर। कौशिक, तुम्हारी सुरक्षा टीम के गश्ती मेक्स कहाँ हैं? उन सभी को तैनात करो। पिछले EMP हमले के दौरान हमने उनमें से ज्यादातर खो दिए थे। केवल एक बचा है। कौशिक मशीन गन हाथ में लिए आगे बढ़ा और चढ़ने की कोशिश कर रहे ज़ॉम्बीज़ की एक लहर को गोली मारकर गिरा दिया। कमांडर, मैं इसे चलाऊंगा। एक परिवहन ट्रक द्वारा एक विशाल सफ़ेद बख्तरबंद मेक्स पहुंचाया गया। बिना किसी हिचकिचाहट के कौशिक अंदर चढ़ गया, कॉकपिट में प्रवेश किया और पीछे लगे इंजन को चालू किया। वूम। इंजन गर्जना के साथ चालू हो गया। कौशिक ने मेक्स के विशाल हाथों को ऊपर उठाया। उसके बाएं में 6 बैरल वाली रैपिड फायर गैटलिंग गन लगी थी और उसके दाएं में 60 मिलीमीटर का भारी ग्रेनेड लॉन्चर फिट था। उसने तुरंत परिवहन ट्रक से छलांग लगाई और अग्रिम पंक्ति की ओर तेजी से बढ़ गया। लड़ाई एक पूर्ण नरक में बदल गई। डटे रहो भाइयों, इन जानवरों को सेंध न लगाने दो। नीचे भयानक सत्ता की लौ जेट से सावधान। धमाका धमाका। गन स्थान संख्या 2, रीलोड करो। हमें फ्लेमथ्रोअर चाहिए। ट्रेसर राउंड आसमान में लकीरें खींचते हुए गए और जलती हुई आग ने स्पेसपोर्ट नंबर 1 को रोशन कर दिया। इस बीच चढ़ने वाली लिफ्ट के आरोही ट्रैक हॉल के अंदर 4 विशाल यांत्रिक ट्रेनें 4 अलग अलग लिफ्ट रेल पर अगल बगल खड़ी थीं।
उनके पीछे कन्वेयर बेल्ट जैसी बड़ी पीली कर्षण प्लेटफॉर्म जगह पर थे। प्रत्येक मॉड्यूलर कर्षण प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबा था और लगभग 20 वाहनों को सुरक्षित कर सकता था। प्लेटफॉर्म के सामने 4 बड़े चढ़ने वाले कर्षण उपकरण वाहन कर्षण प्लेटफॉर्म को ट्रेनों से जोड़ रहे थे। एक बार जब वे सफलतापूर्वक उच्च ऊंचाई वाले गलियारे तक पहुंच जाते तो कर्षण प्लेटफॉर्म वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक त्वरण में संलग्न हो जाते। तैयारी हॉल के अंदर आपातकालीन टीम और काफिले के नेताओं के समन्वय के तहत वाहनों की एक लंबी कतार कर्षण प्रणाली में प्रवेश करने का इंतजार कर रही थी। हजारों लोग हॉल में व्यस्त थे, कुछ दूसरों की मदद कर रहे थे, युवा पुरुष अलग अलग काफिले की मदद के लिए अपनी कारों से उतर रहे थे और स्वयंसेवक आपातकालीन टीम के साथ वाहनों को सुरक्षित करने का काम कर रहे थे। बाहर विस्फोट लगातार भड़क रहे थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल तोपें लगातार आसमान में फायर कर रही थीं। अस्थिर बिजली आपूर्ति के कारण आरोही ट्रैक हॉल में रोशनी रुक रुक कर टिमटिमा रही थी, चमक बहाल होने से पहले धीमी हो रही थी। ऊपर मंडरा रही राक्षसी सत्ता का सामना करते हुए कुछ प्रार्थना कर रहे थे जबकि अन्य डर से कांप रहे थे। सभी का भाग्य एक तलवार की धार पर टिका था, फिर भी वे इस लगभग आत्मघाती योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर थे। चढ़ने वाली लिफ्ट का उपयोग किए बिना उच्च ऊंचाई वाले गलियारे तक पहुंचने का प्रयास किए खतरे और अनिश्चितता से भरा एक जुआ था। अगर कर्षण केबल टूट गए, अगर चढ़ने वाली लिफ्ट और उच्च ऊंचाई वाला गलियारा ढह गया, अगर ज़ॉम्बी झुंड हॉल में सेंध लगा गया, कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि अगले ही सेकंड में उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा। यहाँ मौजूद सभी बचे हुए लोगों के लिए यह एक लंबी दर्दनाक रात होनी तय थी। सामने की ट्रेन पटरियों पर पूनम ने एक टॉर्च पकड़ी हुई थी क्योंकि वह और राजवेल 03 हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव के होराइजन क्लैंप सिस्टम का निरीक्षण कर रहे थे। ट्रेन के ऑनबोर्ड सिस्टम स्वयं निदान चला रहे थे। राघव की इन्फिनिट ट्रेन टीम रिया को छोड़कर तनाव से घिरी हुई थी। अन्य 3 विशाल ट्रेनों की तुलना में राघव की इन्फिनिट ट्रेन बहुत अधिक पतली लग रही थी। हालांकि इसमें लगभग अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी का जेमिनी 11R परमाणु इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था, इसकी शक्ति और ऑनबोर्ड सिस्टम स्पष्ट रूप से दूसरों से हीन थे। नतीजतन इसे सबसे कम कर्षण प्लेटफॉर्म आवंटित किए गए थे। रशिका की आपातकालीन टीम के आवंटन के अनुसार प्रत्येक ट्रेन के शेष बिजली भार के आधार पर सुमी, पीटर, ओल्ड दिग्विजय और दिनेश के नेतृत्व वाले काफिले सभी राघव की इन्फिनिट ट्रेन के कर्षण प्लेटफॉर्म को सौंपे गए थे। योजना के अनुसार एक बार जब वे उच्च ऊंचाई वाले गलियारे तक पहुंच जाते तो सभी चारों ट्रेनें अपने कर्षण प्लेटफॉर्म से अलग हो जाएंगी और समानांतर पटरियों में विलय हो जाएंगी, जिससे पीछे के वाहनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रणोदन के माध्यम से पहले तेजी लाने की अनुमति मिल सकेगी। फिर ट्रेनें फिर से अलग हो जाएंगी और दाजू पठार के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने इंजनों पर निर्भर रहेंगी। राघव, किकी और दिनेश की मदद से ट्रेन के कर्षण केबलों को जोड़ने और इकट्ठा करने में व्यस्त थे। माइक ने वेल्डिंग और सुदृढ़ीकरण में सहायता के लिए 1 दर्जन रखरखाव रोबोट तैनात किए। मैंने एक डिकपुलिंग तंत्र स्थापित किया है। एक बार जब हम गलियारे तक पहुंच जाएंगे तो हम जल्दी से अलग हो सकते हैं और समय बचा सकते हैं। राघव के माथे से पसीना टपक रहा था क्योंकि वह बार बार अपनी घड़ी देखता था। किकी, हमारे पास केवल एक होराइजन क्लैंप सिस्टम ऑन बोर्ड है, सिल्वर स्टार के विपरीत जिसमें 8 उच्च शक्ति वाली ड्राइव इकाइयां हैं। अगर चीजें गंभीर हो जाती हैं तो तुम्हें ट्रेन को स्थिर करने में मदद करनी होगी, अन्यथा आरोही कर्षण हुक टूट सकते हैं। समझ गई, किकी ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, दिनेश पास आया। तुम्हारे पास मदद के लिए क्षमता उपयोग करता है। अगर स्थिति हाथ से निकल जाती है तो मैं कदम उठाऊंगा। इस परिदृश्य में पवन आधारित क्षमताएं वास्तव में एक बड़ी संपत्ति थीं। राघव ने सिर हिलाया। बहुत आभारी हूं। ये योजना उसके दिमाग में कुछ समय से चल रही थी। जब उसने माइक के साथ इस पर चर्चा की तो वह जानता था कि इसमें भारी जोखिम है। अगर हताश स्थिति न होती तो कौन स्वेच्छा से इतने ऊंचे दांव वाले कदम के साथ जुआ खेलता। राघव के तनाव को देखते हुए किकी की आंखें झपकीं। राघव, मुझे तुम पर विश्वास है। ये योजना सफल होगी। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद। राघव ने गहरी सांस ली और काम करता रहा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। जैसा कि मिंटू ने कहा, अगर केवल हमें ही चढ़ाई करनी होती तो सफलता की संभावना अधिक होती, लेकिन हजारों जिंदगियां दांव पर लगी होने के कारण हिचकिचाहट के लिए कोई जगह नहीं थी। धमाका। ठीक तभी एक और भी जोरदार भूकंप ने पूरे अंतरिक्ष बंदरगाह को हिला दिया। हवा और जमीन दोनों पर लड़ाई के साथ स्थिति तेजी से बढ़ रही है।